Hello students, welcome back to my channel. This is Alicia Broy and today we'll be starting up with our new unit, that is unit number 3, determination of income and employment. Students, this is one of the most important units क्योंकि आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का प्रॉपर अगर हम देखा जाए तो 40 मार्क्स में से टोटल मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका 40 मार्क्स का आएगा, उसमें से 12 मार्क्स आपके किसके हैं, इसी यूनिट से आएगा। मतलब 12 मार्क्स का पेपर आपका इसी यूनिट से बनने वाला है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा यूनिट। और आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। बच्चे अगर याद हो आपको, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना, जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे थे तो एक डिफरेंस आया था, ठीक है। वो डिफरेंस क्या कहता था? वो डिफरेंस ये कहता था कि आपका अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी है ना तो उसके मेन टूल्स आएंगे डिमांड एंड योर सप्लाई। और अगर आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के मेन टूल्स की बात की जाए तो इसके मेन टूल्स के क्या थे? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। सो आज हम वन ऑफ द मेन टूल्स की बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के, जो कि है आपका एग्रीगेट डिमांड। देखो बच्चे, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? देखो, एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल डिमांड। किसकी टोटल डिमांड? हमारे चारों सेक्टर्स की। अगर आपने नेशनल इनकम पढ़ा हो तो उसमें आया था 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। पूरी इकोनॉमी 4 सेक्टर से बनी है। एक है आपका हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट सेक्टर एंड नेक्स्ट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। अब अगर हम एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे, टोटल डिमांड, एग्रीगेट डिमांड का ये मतलब होता है कि हमारे चारों सेक्टर्स कितना डिमांड कर रहे हैं हमारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक साल के अंदर, ठीक है। अगर हम एग्रीगेट डिमांड की बात करें, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज in an economy by the 4 sectors of the economy in an accounting year। बच्चे आपको एक चीज याद रखना है, एग्रीगेट डिमांड हमेशा आपकी प्लान्ड डिमांड होगी। ये डिमांड एक्चुअली में नहीं हुई, लेकिन वो डिमांड जो आप प्लान कर रहे हो कि आप एक साल में ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज खरीदोगे, उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। सो एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड, वो सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो आपके चारों के चारों सेक्टर्स करते हैं एक साल के अंदर। एंड दिस इज प्लान, मतलब दे आर रेडी टू बाय, दे आर रेडी टू डू द एक्सपेंडिचर, लेकिन एक्चुअली में वो एक्सपेंडिचर अभी नहीं हुआ है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है कि ऑल्टरनेटिवली या इंटरचेंजेबली आप एग्रीगेट डिमांड को एक और चीज बोलते हो। आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। देखो, अगर आप फॉर एग्जांपल आप डिमांड करते हो चॉकलेट्स, ठीक है, यू आर रेडी टू बाय दीज चॉकलेट्स, आप 10 चॉकलेट्स की डिमांड करते हो। अब उन 10 चॉकलेट्स को खरीदने के लिए ऑब्वियसली यू विल स्पेंड, यू विल डू द एक्सपेंडिचर। तो इसीलिए कहते हैं कि ऑल्टरनेटिवली हम एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ही बोलते हैं। क्यों? बिकॉज दिस ऑल्सो टेल्स द टोटल अमाउंट विच ऑल द सेक्टर्स आर दे इंटेंड टू इंकर। कितना वो
खर्चने को तैयार हैं। हमें एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी यही समझाता है, ठीक है। एंड एग्रीगेट डिमांड इज एसोसिएटेड विद द लेवल ऑफ इनकम। जितनी ज्यादा इनकम उतनी ज्यादा डिमांड, और जितनी कम इनकम उतनी कम डिमांड। चलो अब हम इसको नोट से पढ़ते हैं। सो व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड। किसकी टोटल डिमांड? सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड एक इकोनॉमी के अंदर। और इकोनॉमी किन 4 सेक्टर से बनी है? हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर। सो हमको यहां से क्या पता चलता है कि एग्रीगेट डिमांड कैसा कॉन्सेप्ट है? इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। क्यों फ्लो कॉन्सेप्ट? बिकॉज इट इज मेजर्ड इन 1 ईयर, 1 अकाउंटिंग ईयर। सो एग्रीगेट डिमांड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? टोटल अमाउंट ऑफ मनी, कितना पैसा सारे सेक्टर्स जो खर्चने को, स्पेंड करने को तैयार हैं इकोनॉमी के अंदर एक साल के अंदर अंदर, ठीक है। सो ऑल्टरनेटिवली, इंटरचेंजेबली आप एग्रीगेट डिमांड को टोटल एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोलते हो, क्योंकि ये हमें बताता है कितना हमारी कम्युनिटी दे आर रेडी टू इंकर, कितना वो खर्चने को तैयार हैं हमारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। सो दे आर ऑल्सो नोन एज व्हाट? दे आर नोन एज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ठीक है। एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर किसके साथ एसोसिएटेड है? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड एसोसिएटेड है आपके इनकम के साथ। जितना ज्यादा एग्रीगेट डिमांड, जितना ज्यादा एक्सपेंडिचर उतना ज्यादा एग्रीगेट डिमांड। जितनी ज्यादा आपकी इनकम होगी, जितना ज्यादा आपकी इनकम होगी उतना ज्यादा आपकी डिमांड होगी। ये आपका एसोसिएशन है एग्रीगेट डिमांड और इनकम के बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहता है कि आपके व्हाट आर द कंपोनेंट्स और डिटर्मिनेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। मतलब एग्रीगेट डिमांड इज मेड अप ऑफ 4 सेवरल पार्ट्स। 4 चीजों से हमारा एग्रीगेट डिमांड बना है। वो 4 चीजें क्या है? पहला है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और फोर्थ है आपका नेट एक्सपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट एक्स माइनस एम। देखो बेटा, कहीं ना कहीं आपने ये चीज देखी है, एक्सपेंडिचर अगर आपका हाउस होल्ड सेक्टर का खर्चा है तो आप उसको क्या बोल रहे हो? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर आपका प्रोड्यूसर का खर्चा है आप उसको क्या बोलोगे? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर आपका गवर्नमेंट का खर्चा है आप उसको क्या बोल रहे हो? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का खर्चा है वो आप किस कैटेगरी में डाल रहे हो? नेट एक्सपोर्ट्स की कैटेगरी में। बेसिकली क्या है कि एग्रीगेट डिमांड 4 खर्चों से बना है, 4 सेक्टर्स के खर्चों से बना है। वो है आपके हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, प्रोड्यूसर, ये 4 सेक्टर्स के खर्चों से बने। अब पहला आपका कंपोनेंट आता है हाउस होल्ड प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड, जिसको हम सी से डोनेट करते हैं। अगर आपको एक्सपेंडिचर मेथड याद हो तो पहला क्या था? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वही है ये हमारे हाउस होल्ड सेक्टर का खर्चा, ठीक है। जितना भी हमारा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कर रहा है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में, वो आता है इस कैटेगरी के अंदर। और ये डिपेंड करता है, अब हाउस होल्ड का खर्चा किस पे डिपेंड करेगा? इनकम पे। जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा एक्सपेंडिचर। लेकिन जितनी स्पीड से इनकम इंक्रीज करती है, इनकम इंक्रीजेस एट अ ग्रेटर रेट, लेकिन आपका एक्सपेंडिचर उतनी ज्यादा तेजी से नहीं इंक्रीज करता। एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन बोलो, ठीक है। इनकम इंक्रीज करती है, कंजम्पशन भी इंक्रीज करती है, लेकिन ज्यादा तेजी से इंक्रीज क्या करता है? इनकम। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आपके घर वालों ने आपको 10 रुपीज दिए, मे बी प्रोबेबिलिटी आपने 10 के 10 खर्च दिए। अगर आपके घर वाले आपको 1000 देते हैं, आप उसमें से 200 खर्च कर रहे हो, कुछ ना कुछ सेव करोगे,
अगर आपके पास 1 लाख रुपए आ जाता है तो आप ज्यादा प्रोपोर्शन में सेव करोगे। मतलब इनकम इंक्रीज तेजी से करती है, कंजम्पशन भी इंक्रीज करती है, लेकिन इतनी ज्यादा तेजी से नहीं करती, क्योंकि आप सेव करते हो, आपकी टेंडेंसी टू सेव बढ़ जाती है। और यही चीज हमें कीन्स ने बोली है। कीन्स कहता है कि अगर इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन कंजम्पशन का इंक्रीज होने का रेट इनकम के इंक्रीज होने से काफी कम है। मतलब इनकम ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और कंजम्पशन इतनी तेजी से आपकी नहीं, कभी भी नहीं बढ़ती। ठीक है, नेक्स्ट वो चीज ये कह रहा है। अच्छा बच्चे, यहां पर ये लिखा है अकॉर्डिंग टू कीन्स। कीन्स एक इकोनॉमिस्ट है हमारा, ठीक है, ये मत घबरा जाना, ये कीन्स कौन है, ये हमारा इकोनॉमिस्ट है। इस इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि इनकम बढ़ेगी, डिस्पोजेबल इनकम मतलब वो वाली इनकम जो आप एक्सपेंडिचर पे लगाते हो या स्पेंड करते हो, इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन भी बढ़ेगी, लेकिन इनकम का बढ़ने का रेट बहुत ज्यादा है कंजम्पशन के बढ़ने के रेट से। इनकम ज्यादा तेजी से बढ़ती है और कंजम्पशन इतनी ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ती। ओके, नाउ योर सेकंड कंपोनेंट इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड। अब ये किसका खर्चा है? ये है आपके प्रोड्यूसर सेक्टर का खर्चा, जिसको आप डिनोट करते हो आई से। अच्छा बेटा, मिडिल ऑफ द सेशन में आपको कह रही हूँ, इफ एनीबडी हैज नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज डू दैट। और अगर किसी ने लाइक भी नहीं किया सेशन को, वो भी लाइक कर दे। आपके सब्सक्रिप्शन और आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है टू मेक मोर सच वीडियोस, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, तो सेकंड आपका आ जाता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड इज एक्सपेंडिचर ऑफ योर प्रोड्यूसर सेक्टर। अब जो प्रोड्यूसर सेक्टर खर्चा किस पे करता है? प्रोड्यूसर सेक्टर इन्वेस्ट करता है, ठीक है। उनका खर्चा या तो रॉ मटेरियल पे होता है या तो फिक्स्ड एसेट्स पे होता है। अगर रॉ मटेरियल पे होगा तो उसको हम बोलेंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, और फिक्स्ड पे होगा तो हम उसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब या कैपिटल इन्वेस्टमेंट या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सो इन्वेस्टमेंट वो सेविंग्स का पार्ट है जो प्रोड्यूसर सेक्टर यूज कर रहा है फॉर क्रिएशन ऑफ मोर कैपिटल एसेट्स और इन्वेंट्रीज, या जो वो इन्वेस्ट कर रहा है ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। मतलब इन्वेस्टमेंट क्या होती है? सेविंग्स का वो हिस्सा जो आप प्रोडक्शन करने में यूज करते हो। आप फर्दर प्रोडक्शन के लिए जो पैसा लगाते हो, चाहे वो रॉ मटेरियल में हो चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स में हो, वो हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। और जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतनी ज्यादा आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी फ्यूचर के लिए बढ़ेगी। जितना ज्यादा पैसा लगाओगे उतनी ज्यादा आपकी कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर इन फ्यूचर विल इंक्रीज। ठीक है, यहां तक समझ आया? अब आगे चलते हैं। एक सेकेंड, यस। अब एक चीज ये आगे समझा रहा है हमको, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन। क्वेश्चन आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन क्या होता है। देखो बच्चे, इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन की बात की जाए ना, इन्वेस्टमेंट ये लिखा है, सो द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट डिमांड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आ गया आपका इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन। देखो, इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। एक है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा है आपका इन्वेस्टमेंट डिमांड, ठीक है। जितना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतनी ज्यादा आपकी बोरोइंग कॉस्टली हो जाएगी, उतना कम आप लोन लोगे फॉर इन्वेस्टमेंट। आई रिपीट, जितना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट उतनी ज्यादा आपकी बोरोइंग कॉस्टली, क्योंकि इंटरेस्ट जब आपको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट वापस देना पड़ेगा तो ज्यादा बन जाएगा। जितना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट उतनी ज्यादा आपकी बोरोइंग कॉस्टली हो जाएगी, और उतना कम आप लोन लोगे। किसके लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। कम लोन लोगे तो इन्वेस्टमेंट की डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम।
तो कैसा रिलेशनशिप हुआ, अगर आपका इंटरेस्ट ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, कम, क्योंकि लोन महंगा हो गया। अगर इंटरेस्ट कम हो गया तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगी, मतलब देयर एग्जिस्ट इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट। जितना ज्यादा इंटरेस्ट उतनी कम इन्वेस्टमेंट, जितनी कम रेट या जितना सस्ता लोन आपको फिजिबली मिलेगा उतनी ज्यादा आप डिमांड करोगे इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, ओके। नाउ बच्चे, इन्वेस्टमेंट ना दो टाइप की होती है, दो टाइप की इन्वेस्टमेंट होगी जो हम एक्सप्लेन मैं आपको आगे वाली क्लासेस में करूंगी। अभी के लिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि दो टाइप्स की इन्वेस्टमेंट है, और अभी के लिए समझने के लिए आप कंसिडर करना कि हमने सिर्फ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात करनी है, बाकी दोनों को एक्सप्लेन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट कुछ क्लासेस के बाद करवाऊंगी। अभी चीजें कंफ्यूजिंग हो जाएगी, इसलिए अभी नहीं समझाते हैं। तो आप अभी के लिए याद रखो कि हम जो भी अभी इसको एग्रीगेट डिमांड को समझाने के लिए इन्वेस्टमेंट ले रही हूँ वो इन्वेस्टमेंट है मेरी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैम ने ऑटोनोमस ही क्यों ली, इंड्यूस क्यों नहीं ली दूसरी वाली इसने, जस्ट टू मेक थिंग्स इजी, इसीलिए मैंने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ली। देखो बेटा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो ज्यादातर गवर्नमेंट करती है फॉर वेलफेयर। इनकम चाहे बढ़ जाए, इनकम चाहे कम हो, चाहे इनकम 0 हो, चाहे इनकम 1 लाख हो, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या रहती है, इट रिमेन्स सेम और इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो अभी जो भी मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूंगी तो आपने एज्यूम करना है मैम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है। इंड्यूस इसीलिए नहीं ली ताकि चीजें आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, तो आगे हम जो थर्ड कंपोनेंट पढ़ने वाले हैं, थर्ड कंपोनेंट इज गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हम डिनोट करते हैं जी के साथ। अब गवर्नमेंट की डिमांड क्या होती है, इट रेफर्स टू प्लान्ड एक्स एंड एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स फॉर द वेलफेयर और द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। अब बच्चे, गवर्नमेंट किस पे खर्चा करेगी, गवर्नमेंट खर्चा करती है पब्लिक पे या सोसाइटी पे, किस लिए, वेलफेयर के लिए। अगर गवर्नमेंट कोई भी कैपिटल गुड्स पे, कंज्यूमर गुड्स पे, किसी भी टाइप का खर्चा कर रही है सोसाइटी के लिए, लोगों के भले के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, स्कूल्स बना रही है, ट्रांसपोर्ट बना रही है, हॉस्पिटल्स बना रही है, रोड्स एक्सेट्रा कुछ भी बना रही है अंडर द गवर्नमेंट पॉलिसी, और वो कर रही है सोसाइटी के लिए, तो गवर्नमेंट का खर्चा इन सब चीजों के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट की डिमांड। अब यहां पर एक वर्ड दिया प्लान्ड या एक्स एंट। प्लान्ड मतलब एक्स एंट इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स बिफोर, एक्स एंट इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स बिफोर, मतलब खर्चा करने से पहले प्लानिंग करना, उसको बोलते हैं एक्स एंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, खर्चा हुआ नहीं है उससे पहले, जैसे गवर्नमेंट बजट बना रही है, गवर्नमेंट ब्लूप्रिंट्स बना रही है, वो सब क्या होता है, एक्स एंट, करने से पहले सोचना, करने से बिफोर हैंडेडली समझना, उसको बोलते हैं एक्स एंट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है फोर्थ कंपोनेंट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला आपने एक्सपेंडिचर मेथड में किया था, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, या हम इसको बोलते हैं एक्स माइनस एम। मतलब एक्सपोर्ट का मतलब कि जो बाहर के देश के लोग आपके गुड्स की डिमांड कर रहे हैं, माइनस हम जो उनके गुड्स की डिमांड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट डिमांड इज डिफाइंड एज एग्रीगेट टोटल सारे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड जो फॉरेन कंट्रीज कर रही है हमारी कंट्री से, और हम जो उनके गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं, उनके जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है जी, और अब हमें पता चल गया कि एग्रीगेट डिमांड के कौन से 4 पार्ट्स हैं, उसके 4 पार्ट्स हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी मीन्स हाउस होल्ड का खर्चा, इन्वेस्टमेंट डिमांड इज प्रोड्यूसर का खर्चा, जी इज गवर्नमेंट का खर्चा, एंड नेक्स्ट इज एग्रीगेट नेट एक्सपोर्ट एक्स माइनस एम। ठीक है जी, अगर आपसे पूछ लेते हैं रिटन कि भाई एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट समझाओ, तो फिर आपको एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन समझानी है, उसके सारे कंपोनेंट समझाने हैं, और ये वाला फॉर्मूला आपको लिखना है। बट
आगे क्योंकि हम टू सेक्टर इकोनॉमी का मॉडल करने वाले हैं तो न्यूमेरिकल्स में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे टू सेक्टर इकोनॉमी का AD इक्वल्स टू C+I, जिसके बारे में हम करेंगे डिस्कस हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे अपने पार्ट 2 में। So children, basically we are doing chapter number 7, first chapter of our unit number 3. So बाकी हम करेंगे next class में. Till then, take care and do like, share, follow and subscribe to my channel. In case of any doubts, you can write your doubts in the comment section or you can simply tell me, give your suggestions there. So thank you. In case of any queries, please write in the comment section and like, subscribe my channel. Thank you so much.